रामू काका की सूखी और बंजर जमीन पर सालों से पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। कर्ज के भारी बोझ तले दबे रामू को एक रात अपना सूखा कुआं खोदते वक्त जमीन के नीचे से पानी नहीं बल्कि गाढ़ा काला तेल यानी क्रूड ऑयल मिलता है। रामू सोचता है कि अब उसके परिवार की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और उसकी बीमार पत्नी बच जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह काला सोना उसके मासूम परिवार के लिए मौत का पैगाम बन जाएगा। अगले ही दिन गांव में खतरनाक ऑयल माफिया और उनके खूंखार गुंडे अपनी गाड़ियों में आ धमकते हैं। अब एक तरफ अरबों का खजाना है और दूसरी तरफ उसके परिवार की जान। रामू अपनी पुश्तैनी जमीन बचाएगा या अपने बेटे की जान? नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस खौफनाक और इमोशनल सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप रामू की जगह होते तो क्या करते। चलिए इस कहानी में खो जाते हैं। सूरज की तेज और तपती किरणें रामू काका के बंजर खेत पर आग की तरह बरस रही थी। रामू के चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बेबसी के गहरे निशान थे। उसकी उम्र 55 साल की थी, लेकिन गरीबी ने उसे 70 का बूढ़ा बना दिया था। शरीर पर फटी हुई धोती और माथे पर पसीने की बूंदें जो सूखी मिट्टी पर गिरते ही भाप बन जाती थी। पिछले 3 सालों से गांव में ठीक से बारिश नहीं हुई थी। बाकी लोगों के खेतों में फिर भी थोड़ी बहुत हरियाली थी, लेकिन रामू की जमीन मानो किसी भयानक श्राप का शिकार थी। दूर दूर तक सिर्फ सूखी और दरारों से भरी मिट्टी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जमीन का सीना चीर दिया हो। रामू अपने हाथों में एक पुराना फावड़ा लिए खड़ा था। उसके हाथों में पड़े छालों से खून रिसने लगा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका असली दर्द उसके घर के अंदर था। उसकी पत्नी सावित्री पिछले 6 महीनों से खाट पर पड़ी थी। उसे फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर शहर के अस्पताल में इसका महंगा इलाज नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगी। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी के लिए 2 वक्त की रोटी भी जुटा सके। घर में उसका एक 15 साल का बेटा था जिसका नाम सूरज था। सूरज बहुत होनहार था, लेकिन गरीबी ने उसके हाथों से किताबें छीनकर फावड़ा थमा दिया था। वो दिन भर गांव के अमीर जमींदारों के खेतों में मजदूरी करता ताकि रात को घर में चूल्हा जल सके। रामू ने एक लंबी सांस ली और अपनी सूखी जमीन को देखकर रो पड़ा। उसका दिल अंदर ही अंदर घुट रहा था। एक बाप के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि वो अपने ही बेटे को मजदूरी करते देखे और अपनी पत्नी को तिल तिल कर मरते हुए देखे। गांव का सबसे लालची और क्रूर साहूकार लाला रामू की जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर था। रामू ने अपनी जमीन पर खेती करने के लिए लाला से 50,000 रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन लगातार 3 साल फसल बर्बाद होने के कारण वो कर्ज अब ब्याज के साथ बढ़कर 2 लाख हो गया था। लाला ने साफ कह दिया था कि अगर कल सुबह तक पैसे नहीं मिले तो वो रामू की जमीन नीलाम कर देगा और उसके परिवार को झोपड़ी से बाहर सड़क पर फेंक देगा। सड़क पर आने का मतलब था सावित्री की मौत। रामू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। दोपहर का सूरज ढलने लगा था। रामू भारी कदमों से अपने घर की तरफ लौटा। घर के नाम पर बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसकी छत से आसमान दिखाई देता था। दरवाजे पर सूरज खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन वो अपने पिता को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। अंदर से सावित्री के खांसने की आवाज आ रही थी। रामू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पत्नी की वो खांसी रामू के सीने में किसी खंजर की तरह चुभाती थी। रामू अंदर गया और सावित्री के पास बैठ गया। सावित्री का शरीर बुखार से तप रहा था। उसने अपने कांपते हाथों से रामू का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने कमजोर आवाज में कहा, आप अपनी जमीन बेच दीजिए, लाला का कर्ज चुका दीजिए, हम कहीं और चले जाएंगे। मैं मजदूरी कर लूंगी, लेकिन इस डर के साए में नहीं जी सकती। रामू ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, पगली, ये जमीन मेरे बाप दादों की निशानी है। इसी मिट्टी में मैं खेला हूं। इसे मैं कैसे किसी लालची हैवान को दे दूं? और हमारी इस बंजर जमीन का कोई हमें सही पैसा नहीं देगा। तू चिंता मत कर, भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सूरज पास में बैठा ये सब सुन रहा था। उसने अपना हिस्सा आधा करके रामू को दिया और कहा, बापू आप खा लो, मैंने दिन में मालिक के खेत में खा लिया था। रामू जानता था कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है। उसने सूरज के सिर पर हाथ फेरा और आसमान की तरफ देखा। उस रात रामू को नींद नहीं आई। वो आंगन में खड़ा होकर उस पुरानी बंजर जमीन को देखता रहा। उसे याद आया कि खेत के आखिरी कोने में एक बहुत पुराना और सूखा कुआं है। उसके दादा कहते थे कि उस कुएं के बहुत नीचे एक पानी का सोता है। रामू ने सोचा कि अगर वो रात के अंधेरे में उस कुएं को और गहरा खोदे तो शायद नीचे से पानी निकल आए। अगर पानी मिल गया तो जमीन की कीमत बढ़ जाएगी और लाला शायद उसे कुछ दिनों की मोहलत और दे दे। रामू ने बिना किसी को बताए अपना फावड़ा उठाया और आधी रात को खेत की तरफ चल पड़ा। रात बहुत अंधेरी और डरावनी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन रामू का बदन पसीने से भीग रहा था। वो कुएं के पास पहुंचा। कुआं बहुत गहरा था। उसने एक मोटी रस्सी एक पुराने पेड़ से बांधी और धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा। कुएं के अंदर घुप अंधेरा था और सालों की सड़ी हुई मिट्टी की अजीब सी महक आ रही थी। रामू ने एक छोटी सी लालटेन जलाकर किनारे पर रख दी। उसने भगवान का नाम लिया और मिट्टी खोदना शुरू किया। मिट्टी बहुत कठोर थी। हर बार जब वो फावड़ा जमीन पर मारता तो उसकी बाहों की नसें खिंच जाती। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। रामू की सांसें फूलने लगी। उसके हाथों के पुराने छाले फिर से फूट गए और खून बहकर कुदाल के हत्थे पर चिपकने लगा। लेकिन रामू रुका नहीं। वो एक पागल इंसान की तरह बस मिट्टी काटता जा रहा था। उसे अपनी पत्नी की खांसी सुनाई दे रही थी। उसे सूरज का वो भूखा चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे लाला की वो गालियां याद आ रही थी जो वो हर रोज सुनता था।
कुआं अब काफी गहरा हो चुका था। रामू पूरी तरह थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने ऊपर देखा, जहां से चांद की रोशनी बहुत धुंधली नजर आ रही थी। उसने रोते हुए कहा, भगवान, क्या सच में मेरा कोई नहीं है? क्या तूने भी मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है? रामू ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत बटोरी और फावड़ा हवा में उठाकर जमीन पर दे मारा। इस बार आवाज मिट्टी की नहीं थी। फावड़ा किसी बहुत सख्त चीज से टकराया। एक अजीब सी खट की आवाज आई, जैसे कोई खोखली चट्टान टूट गई हो। रामू के हाथों में एक जोर का झटका लगा और वो पीछे की तरफ गिर गया। उसने हांफते हुए देखा कि जिस जगह पर फावड़ा लगा था वहां की मिट्टी अचानक नरम हो गई। रामू अपने घुटनों के बल उस जगह तक गया। उसने अपने हाथ से मिट्टी को हटाने की कोशिश की। अचानक जमीन के अंदर से एक फुफकार जैसी आवाज आई, जैसे कोई गैस बाहर निकल रही हो। हवा में एक बहुत ही तेज और तीखी गंध फैल गई। ये गंध पानी की नहीं थी। रामू को लगा जैसे किसी ने मिट्टी का तेल या कोई सड़ा हुआ रसायन गिरा दिया हो। उसने अपना हाथ उस अंधेरे गड्ढे में डाला। उसका हाथ किसी गाढ़े, चिपचिपे और ठंडे तरल पदार्थ से सन गया। रामू ने अपना हाथ बाहर निकाला और लालटेन की पीली रोशनी में उसे देखा। वो पानी नहीं था, वो एकदम काला, गाढ़ा और बहुत ही चिकना था। रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उस काले तरल पदार्थ को सूंघा। गंध इतनी तेज थी कि उसका सिर चकराने लगा। रामू ने अपनी जिंदगी में कभी शहर की कोई रिफाइनरी नहीं देखी थी, लेकिन उसे इतना समझ आ गया कि यह पानी नहीं है। अचानक उस गड्ढे से वो गाढ़ा तरल पदार्थ बुलबुले मारता हुआ बहुत तेजी से बाहर निकलने लगा। कुएं का निचला हिस्सा उस काले कीचड़ से भरने लगा। रामू डर कर पीछे खिसका। तभी उसके दिमाग में मास्टर जी की एक बात याद आई। जब रामू छोटा था तो मास्टर जी स्कूल में बताते थे कि अरब देशों में और हमारे देश की कुछ जगहों पर जमीन के नीचे से काला तेल निकलता है। वो तेल जमीन के अंदर सालों से दबे जीवाश्मों के कारण बनता है और उसे क्रूड ऑयल कहते हैं। दुनिया इसे काला सोना भी कहती है क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल बनता है। रामू का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। क्या ये सच में वही क्रूड ऑयल है? क्या मेरी जमीन के नीचे काले सोने का समंदर भरा पड़ा है? रामू के आंसू छलक पड़े। इस बार ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उम्मीद और खुशी के आंसू थे। उसने उस काले गाढ़े तेल को अपने सीने से लगा लिया। वो पागलों की तरह हंसने लगा। वो भगवान को धन्यवाद देने लगा। उसने सोचा कि अब उसकी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब वो लाला के मुंह पर पैसे मारेगा। अब वो अपनी सावित्री का इलाज दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल में कराएगा। अब उसका बेटा मजदूरी नहीं करेगा, बल्कि शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। रामू जल्दी से कुएं से बाहर निकला। वो भागता हुआ घर पहुंचा। उसके हाथ और कपड़े उस काले गाढ़े तेल से सने हुए थे। घर में उस तेल की अजीब सी गंध फैल गई। सावित्री जाग गई थी। उसने रामू की ये हालत देखी तो डर गई। उसने पूछा, क्या हुआ रामू? ये तुम्हारे कपड़ों पर काला काला क्या लगा है और ये कैसी बदबू आ रही है? रामू ने सावित्री का मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सावित्री, हमारे दिन बदल गए, हमारी किस्मत खुल गई। मेरे खेत के कुएं में पानी नहीं बल्कि काला तेल निकला है, क्रूड ऑयल। शहर में इसकी कीमत करोड़ों में होती है। सूरज भी ये सुनकर उठ गया। सूरज ने कहा, बापू, मैंने किताबों में पढ़ा है कि ये बहुत कीमती होता है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो वो हमसे ये जमीन छीन लेंगे। रामू ने सूरज की बात मान ली। उसने कहा, कल सुबह होते ही मैं शहर जाऊंगा और सबसे बड़े सरकारी अफसर को इस बारे में बताऊंगा। सरकार ये जमीन ले लेगी और हमें इसके बदले बहुत सारा पैसा देगी। तब तक हमें किसी को इस बारे में नहीं बताना है। उस रात रामू और उसके परिवार में से कोई सो नहीं पाया। सबके दिलों में एक नई जिंदगी का सपना पल रहा था। लेकिन रामू की किस्मत उससे एक बहुत भयानक खेल खेलने वाली थी। अगली सुबह जब रामू अपने घर के बाहर बैठा था, गांव का एक लालची दलाल भोलू वहां से गुजरा। भोलू शहर के कुछ बहुत खतरनाक लोगों के लिए मुखबिरी का काम करता था। जैसे ही भोलू रामू के घर के पास से गुजरा, उसकी तेज नाक ने उस क्रूड ऑयल की गंध को पहचान लिया। भोलू शहर में कई बार ऑयल माफिया के लोगों के साथ घूम चुका था। वो समझ गया कि रामू के घर से आने वाली ये बदबू किसी मामूली चीज की नहीं है। भोलू ने छुपकर रामू के हाथों के वो काले दाग देखे जो साबुन से धोने के बाद भी नहीं निकले थे। भोलू तुरंत समझ गया कि रामू की जमीन में क्रूड ऑयल निकला है। उसके दिमाग में लालच का एक भयानक कीड़ा रेंगने लगा। उसने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और शहर की तरफ भाग गया। शहर में एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार ऑयल माफिया रहता था, जिसका नाम विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह एक ऐसा हैवान था जो पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता था। वो विदेशी ऑयल कंपनियों को अवैध क्रूड ऑयल बेचता था। उसके पास अपने बहुत सारे हथियारबंद गुंडे थे और शहर की पुलिस भी उससे डरती थी। जब भोलू ने विक्रम सिंह को बताया कि रामू नाम के एक गरीब किसान की जमीन से क्रूड ऑयल उबल रहा है, तो विक्रम की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपना चश्मा पहना और अपनी ब्रीफकेस में कुछ पैसे रखकर अपनी काली गाड़ियों का काफिला लेकर गांव की तरफ निकल पड़ा। दोपहर का समय था। रामू शहर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी गांव की कच्ची सड़क पर धूल का एक बहुत बड़ा गुबार उड़ा। 3 काले रंग की बड़ी और महंगी गाड़ियां सीधे रामू की झोपड़ी के सामने आकर रुकी। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप गए। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से काले कपड़े पहने हुए, हाथों में बंदूकें लिए हुए कम से कम 10-12 हट्टे कट्टे गुंडे बाहर निकले। सबसे आखिर वाली गाड़ी से विक्रम सिंह बाहर आया। उसका चेहरा बहुत शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावनी क्रूरता थी। रामू अपने घर से बाहर आया। सूरज भी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। विक्रम सिंह अपने हाथ में एक छड़ी लिए रामू के पास आया। उसने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और एक जहरीली मुस्कान के साथ बोला,
रामू काका, कैसे हो? सुना है तुम्हारी बंजर जमीन ने एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। रामू की सांसें अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम को कैसे पता चला। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। मेरी जमीन बंजर है और वहां कुछ नहीं निकलता। विक्रम जोर से हंसा। उसने अपनी छड़ी रामू के कंधे पर रखी और बोला, झूठ मत बोल रामू, मुझे सब पता है। तेरे खेत के कुएं में जो काला सोना मिला है ना, उसकी कीमत पूरी दुनिया जानती है। देख रामू, मैं बहुत सीधा इंसान हूँ। ये ब्रीफ केस देख रहा है। विक्रम ने अपने एक गुंडे को इशारा किया। गुंडे ने एक ब्रीफ केस रामू के सामने खोल दिया। उसमें 500 के नए नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। विक्रम ने कहा, इसमें 10 लाख रुपए हैं। तुम्हारी इस सूखी जमीन की कीमत 10,000 भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 10 लाख दे रहा हूं। चुपचाप इन कागजों पर अपना अंगूठा लगाओ और ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। रामू ने उन पैसों को देखा। 10 लाख रुपए, ये बहुत बड़ी रकम थी। इससे लाला का कर्ज भी उतर जाता और सावित्री का इलाज भी हो जाता। लेकिन रामू जानता था कि उस क्रूड ऑयल की कीमत अरबों में है। ये गुंडे उसकी अज्ञानता का फायदा उठाकर उसे लूटना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रामू की पुरखों की जमीन थी। रामू ने हिम्मत जुटाकर विक्रम की आंखों में देखा और कहा, साहब, ये 10 लाख बहुत हैं, लेकिन ये जमीन मेरी मां है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। मैं ये जमीन सरकार को दूंगा। विक्रम की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रामू को एक जोरदार लात मारी। रामू हवा में उछलकर दूर मिट्टी में जा गिरा। सूरज चिल्लाता हुआ अपने बाप को बचाने दौड़ा, लेकिन विक्रम के एक गुंडे ने सूरज के बाल पकड़े और उसकी गर्दन पर एक बहुत धारदार चाकू रख दिया। सावित्री अंदर से ये सब देख रही थी। वो रोते हुए बाहर आई और विक्रम के पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, साहब, हम गरीब हैं, हम पर रहम करो। मेरे पति को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। हम ये पैसे भी नहीं लेंगे, बस हमें जिंदा रहने दो। विक्रम ने सावित्री को घृणा की नजर से देखा और उसे लात मारकर किनारे कर दिया। रामू दर्द से कराहता हुआ खड़ा हुआ। विक्रम ने रामू के पास आकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, रामू, मैंने तुम्हें कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। ये ऑयल माफिया की दुनिया है। यहाँ तुम्हारे जैसे कीड़े रोज पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। मैं तुम्हें आज रात तक का वक्त दे रहा हूँ। या तो कल सुबह तक कागज पर अंगूठा लगा देना, या फिर कल मैं इस झोपड़ी में आग लगा दूंगा और तुम तीनों इसी जमीन में जलकर खाक हो जाओगे। विक्रम और उसके गुंडे अपनी गाड़ियों में बैठे और गांव के बाहर जाकर अपना कैंप लगा लिया। उन्होंने पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि रामू शहर न भाग सके। रामू का परिवार अब मौत के मुंह में फंसा हुआ था। गांव का कोई भी आदमी उनकी मदद के लिए नहीं आया। सरपंच और साहूकार लाला भी विक्रम के डर से अपने घरों में दुबके हुए थे। रामू खून से लथपथ अपने बेटे को गले लगाकर रो रहा था। सावित्री की खांसी अब खून में बदल गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का अब अंत आ गया है। शाम ढलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत भी रामू के दुख पर रोने की तैयारी कर रही हो। रात हो चुकी थी। रामू के घर में एक छोटा सा दिया जल रहा था। सूरज ने अपने पिता से कहा, बापू, हम क्या करेंगे? कल सुबह वो लोग हमें मार डालेंगे। बापू, आप जमीन दे दो, हम कहीं और चले जाएंगे। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप और मां चाहिए। रामू ने सूरज के माथे को चूमा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी आग जल रही थी। एक बाप जब अपने परिवार की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो वो दुनिया के हर खौफ को हरा देता है। रामू ने कहा, बेटा, हम हार नहीं मानेंगे। अगर हमने आज अंगूठा लगा दिया तो हम घुट घुट कर मरेंगे। वो लोग हमें पैसे लेकर भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि हम शहर जाकर सच बता देंगे। हमें लड़ना होगा सूरज। सूरज ने पूछा, लेकिन बापू, हम उन बंदूकों वालों से कैसे लड़ेंगे? हमारे पास तो सिर्फ एक कुल्हाड़ी है। रामू ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारा हथियार वो बंदूकें नहीं, हमारा हथियार वो काला सोना है जो जमीन से निकला है। रामू को पता था कि क्रूड ऑयल बहुत तेजी से आग पकड़ता है। उसने एक बहुत ही खौफनाक और खतरनाक योजना बनाई। रामू ने घर में रखे कुछ खाली डिब्बे और मटके निकाले। उसने सूरज को अपने साथ लिया और रात के अंधेरे में चुपचाप खेत की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ विक्रम के आदमी पहरा दे रहे थे, लेकिन रामू अपने खेत के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो छुपते छुपाते उस कुएं तक पहुंचे। कुएं में तेल अब और ऊपर तक आ गया था। रामू और सूरज ने मिलकर वो गाढ़ा तेल डिब्बों में भर लिया। पूरी रात रामू और सूरज पागलों की तरह काम करते रहे। उन्होंने अपने घर के चारों तरफ एक गहरी नाली खोदी और उस पूरी नाली में वो क्रूड ऑयल भर दिया। उन्होंने घर की छत पर और दरवाजे के पास भी वो तेल डाल दिया। रामू ने अपने घर को एक अभेद्य किले में बदल दिया था, जो आग का किला था। सुबह होने वाली थी। रामू ने सावित्री को घर के अंदर एक कोने में सुरक्षित बिठा दिया। उसने सूरज के हाथ में एक भारी डंडा दिया और खुद एक जलती हुई मशाल और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसके कपड़े उस काले तेल से सने हुए थे। उसका चेहरा राख और धुएं से काला हो गया था। वो अब एक सीधा साधा किसान नहीं, बल्कि अपने परिवार को बचाने के लिए खड़ा एक खूंखार योद्धा लग रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ ही विक्रम की गाड़ियों की आवाज गांव में गूंजने लगी। विक्रम आज पूरे तैश में था। उसे लगा था कि रामू रात भर में डर गया होगा और अब वो आसानी से अंगूठा लगा देगा। विक्रम अपनी गाड़ी से उतरा। उसके साथ कम से कम 20 गुंडे थे, जिनके हाथों में लोहे की रॉड और बंदूकें थी। विक्रम ने एक सिगरेट जलाई और रामू की झोपड़ी की तरफ बढ़ा। दूर से उसने देखा कि रामू दरवाजे पर खड़ा है और उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल है। विक्रम जोर से हंसा। उसने कहा, रामू, इस माचिस की तीली से तू मेरा रास्ता रोकेगा। चल बाहर आ और कागज पर अंगूठा लगा।
रामू ने अपनी मशाल को हवा में उठाया और बहुत ही शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहा, विक्रम, ये जमीन मेरी है, तू मुझे मार सकता है, लेकिन तू मेरे जीते जी इस काले सोने का एक कतरा भी नहीं ले जा सकता। अगर तूने या तेरे गुंडों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस पूरे इलाके को आग लगा दूंगा। ये काला तेल तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है ना, आज यही तेरी सबसे भयानक मौत बनेगा। विक्रम को रामू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि रामू सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है। उसने अपने गुंडों को इशारा किया। 4 गुंडे अपनी बंदूक तानते हुए रामू की झोपड़ी की तरफ दौड़े। रामू ने अपनी आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया और हाथ में पकड़ी जलती हुई मशाल पूरी ताकत से उस तेल से भरी नाली में फेंक दी। जैसे ही आग ने उस क्रूड ऑयल को छुआ, एक भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला धमाका हुआ। जमीन से आग की एक विशाल दीवार आसमान की तरफ उठ गई। आग की लपटें इतनी ऊंची और तेज थी कि उन 4 गुंडों को भागने का मौका भी नहीं मिला। वो आग की चपेट में आ गए और चीखते हुए जमीन पर तड़पने लगे। विक्रम और उसके बाकी गुंडे ये खौफनाक नजारा देखकर पीछे गिर पड़े। आग की गर्मी इतनी भयंकर थी कि लग रहा था जैसे साक्षात नर्क का दरवाजा खुल गया हो। क्रूड ऑयल की आग पानी से नहीं बुझती और बहुत तेजी से फैलती है। आग ने रामू के घर को चारों तरफ से एक सुरक्षा घेरे में ले लिया था। रामू उस आग की दूसरी तरफ सुरक्षित खड़ा था। विक्रम का चेहरा पसीने से भीग गया। उसका सारा घमंड उस आग में जलने लगा। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और आग के पार रामू पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा, लेकिन धुएं और लपटों के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी विक्रम को एक बहुत बड़ा डर सताने लगा। अगर यह आग उस कुएं तक पहुंच गई तो जमीन के नीचे मौजूद पूरा क्रूड ऑयल का भंडार जल उठेगा, और अगर ऐसा हुआ तो वहां एक ऐसा धमाका होगा जो पूरे गांव को उड़ा देगा। विक्रम का अरबों का सपना उसके सामने राख हो रहा था। उसने अपने आदमियों से चिल्लाकर कहा, आग बुझाओ, मिट्टी डालो इस पर। गुंडे पागलों की तरह जमीन से मिट्टी उठा उठाकर आग पर फेंकने लगे, लेकिन आग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में काले धुएं का एक बहुत बड़ा बादल छा गया था, जो मीलों दूर शहर से भी देखा जा सकता था। रामू आग की लपटों के बीच खड़ा था। वो जोर जोर से हंस रहा था। आज एक गरीब किसान ने शहर के सबसे बड़े माफिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन तभी रामू के घर के अंदर से सूरज की चीख सुनाई दी, बापू, मां को सांस नहीं आ रही, धुएं से मां मर जाएगी। रामू का दिल धक से रह गया। आग भले ही बाहर थी, लेकिन उस भयंकर काले धुएं ने झोंपड़ी के अंदर घुसना शुरू कर दिया था। सावित्री पहले से ही फेफड़ों की बीमारी से तड़प रही थी और अब उस जहरीले धुएं ने उसकी सांसें रोक दी थी। रामू भागता हुआ अंदर गया। सावित्री जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें पलट गई थी और मुंह से झाग निकल रहा था। रामू ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो पागलों की तरह रोने लगा। उसने भगवान से कहा, तूने मुझे ये कैसा खजाना दिया है जो मेरे ही परिवार को खा रहा है। रामू जानता था कि अगर वो बाहर निकला तो विक्रम उसे मार देगा, और अगर अंदर रहा तो धुएं से सावित्री मर जाएगी। ये एक ऐसा धर्म संकट था जिसका कोई समाधान नहीं था। रामू ने कुल्हाड़ी उठाई। उसने सोच लिया था कि वो विक्रम को अपने हाथों से काटेगा, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वो जैसे ही आग चीरकर बाहर निकलने वाला था, तभी एक बहुत ही चमत्कारिक घटना हुई। दूर सड़क से पुलिस की दर्जनों गाड़ियों के सायरन की आवाजें आने लगी। फायर ब्रिगेड की लाल गाड़ियां धूल उड़ाती हुई गांव की तरफ दौड़ रही थी। असल में आसमान में उड़ते उस भयंकर काले धुएं को देखकर शहर के ईमानदार पुलिस कमिश्नर ने तुरंत एक्शन लिया था। उन्हें पता चल गया था कि विक्रम ऑयल माफिया गांव में तबाही मचा रहा है। पुलिस ने चारों तरफ से गांव को घेर लिया। कमिश्नर ने अपनी गाड़ी से उतरते ही विक्रम और उसके गुंडों पर अपनी बंदूक तान दी। पुलिस वालों ने कुछ ही पलों में विक्रम और उसके सारे आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। फायर ब्रिगेड के जवानों ने विशेष प्रकार के फोम और केमिकल का इस्तेमाल करके उस भयानक आग को बुझाना शुरू किया। कुछ ही देर में आग काबू में आ गई। धुआं छंटने लगा। कमिश्नर भागते हुए रामू की झोपड़ी में गए। रामू अपनी पत्नी को गोद में लिए बेसुध बैठा था। कमिश्नर ने तुरंत अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करने का आदेश दिया। सावित्री को उठाकर गाड़ी में लेटाया गया। रामू और सूरज भी गाड़ी में बैठे और गाड़ी सायरन बजाती हुई शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। रामू ने पीछे मुड़कर अपनी उस जमीन को देखा जो अब राख और कीचड़ में बदल चुकी थी, लेकिन उस जमीन ने आज उसे हारने नहीं दिया था। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो जानता था कि अब उसे लाला के कर्ज का डर नहीं है, अब उसे अपनी पत्नी को खोने का डर नहीं है। कुदरत ने उसका इम्तिहान लिया था और वो उस इम्तिहान में पास हो गया था। अस्पताल में डॉक्टरों की एक बड़ी टीम ने सावित्री का इलाज शुरू किया। कमिश्नर ने खुद सारे खर्च की जिम्मेदारी ली। अगले दिन सुबह के सारे अखबारों और न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी, एक गरीब किसान की सूखी जमीन से निकला काला सोना और उसका खूंखार ऑयल माफिया से वो खौफनाक मुकाबला। रामू रातों रात पूरे देश में बहादुरी की मिसाल बन चुका था। सरकार के बड़े बड़े मंत्री और जियोलॉजिकल विभाग के अफसर रामू के गांव पहुंचे। उन्होंने जांच की और बताया कि उस जमीन के नीचे क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा भंडार है जो देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। सरकार ने रामू की पूरी जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन इस बार रामू को लूटा नहीं गया। सरकार ने कानून के हिसाब से रामू को उसकी जमीन का सही और पूरा मुआवजा दिया। वो मुआवजा कोई 10 लाख या 1 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 20 करोड़ रुपए था। रामू के बैंक खाते में जब 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए तो उसे यकीन नहीं हुआ कि एक वो दिन था जब उसके पास सूरज के लिए एक जलेबी खरीदने के पैसे नहीं थे, और आज वो इतना बड़ा आदमी बन गया था।
कुछ दिन बाद सावित्री पूरी तरह से ठीक होकर अस्पताल से बाहर आई। रामू ने शहर में एक बहुत खूबसूरत और पक्का घर लिया। सूरज का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवाया गया। अब सूरज के हाथों में फावड़ा नहीं बल्कि किताबें थी। रामू ने उस साहूकार लाला को जेल भिजवा दिया जो सालों से गांव के गरीब किसानों का खून चूस रहा था। रामू ने लाला का सारा कर्ज चुका दिया और गांव के बाकी किसानों का कर्ज भी माफ करवा दिया। रामू ने अपने पैसों का घमंड नहीं किया। उसने उस पैसे से अपने गांव में एक बहुत बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाया ताकि कोई भी गरीब इलाज के अभाव में ना मरे और कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे। रामू आज भी कभी कभी अपनी उस नई गाड़ी में बैठकर अपनी पुरानी जमीन को देखने जाता है जहां अब सरकार की बहुत बड़ी रिफाइनरी बन चुकी है। वो जब उस जमीन को देखता है तो उसे वो खौफनाक रात याद आती है। उसे याद आता है कि अगर वो उस रात विक्रम के 10 लाख रुपए लेकर डर के मारे भाग जाता तो आज उसकी ये जिंदगी कभी नहीं होती। वो समझ चुका है कि दुनिया में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इंसान के अंदर लालच आ जाए तो वो पैसा उसे हैवान बना देता है, और अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो तो वो किसी भी हैवान को हरा सकता है। रामू की वो बंजर जमीन जो सालों से एक बूंद पानी को तरस रही थी, उसने सच में रामू के परिवार को एक नई जिंदगी दी थी। लेकिन वो जिंदगी उस क्रूड ऑयल की वजह से नहीं मिली थी। वो जिंदगी रामू की उस हिम्मत और अपने परिवार के प्रति उसके अटूट प्यार की वजह से मिली थी। जब भी जिंदगी में कोई खौफनाक तूफान आए तो इंसान को रामू की तरह अपने डरों का सामना करना चाहिए, क्योंकि तूफान हमेशा तबाही नहीं लाते, कभी कभी वो आपके लिए एक नया रास्ता भी बनाते हैं। दोस्तों, रामू काका की ये इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप रामू की जगह होते और आपके सामने इतना बड़ा ऑयल माफिया खड़ा होता